एक राजा की हुकूमत तलवार से चलती है, लेकिन एक रानी की हुकूमत सोच से। मगर कभी कभी सोच से आगे कोई आवाज पुकारती है। तभी महाराज महारानी के पास आते हैं। क्या हुआ रानी साहबा? हमने आपको बगीचे में बुलाया था, परंतु आप तो यहाँ गहरी सोच में डूबी हुई है। महाराज, मैं अपनी प्रजा को लेकर बहुत चिंतित हो रही हूँ। आप तो जानते हैं, पिछली कहत साली में हमारी प्रजा का बहुत नुकसान हुआ था। भूख के कारण कई बच्चे मर गए और कई घर उजड़ गए। अब हम चिंतित हैं कि अगर इस साल भी कहत साली शुरू हो गई तो हमारी प्रजा का क्या होगा। रानी साहबा, आपकी चिंता ठीक है, आप चिंतित ना हो। हम जल्द ही सभा बुलाकर इस मुश्किल का हल जरूर निकालेंगे। रात के समय रानी अकेली घोड़े पर सवार होकर एक पुरस्कार जंगल की तरफ जा रही होती है। जंगल में चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। रानी को अचानक दूर से एक आग की लू चमकती हुई दिखाई देती है। आग की रोशनी देखकर रानी उसी ओर जाने लगती है। रानी वहां जाकर देखती है कि एक बड़े पेड़ के नीचे साधु बाबा बैठा हुआ है, जिसके सामने आग जल रही है। वो कुछ मंत्र पढ़ रहा था। रानी आहिस्ता से साधु बाबा से बोलती है, तुम कौन हो? साधु बाबा रानी से बोलता है, जिसे तू ढूंढ रही है बेटी, वो तेरे पास आने से रही। मगर एक चीज है जो तुझे ढूंढ रही है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। एक छड़ी है, जादू से बनी, जिसे सिर्फ एक ही औरत छू सकती है, और वो तू है। ये सुनकर रानी सहम सी जाती है। वो छड़ी एक कदीम मंदिर में छुपी है। तुम्हें उत्तर पहाड़ी के दामन में जाना होगा, लेकिन रास्ता आसान नहीं। 3 नदियां पार करनी होंगी, एक जंगली दलदल, और आखिर में काली गौर। वहां तुम्हें मिलेगी वो छड़ी, जिसकी हिफाजत करती है एक परछाई। साधु बाबा रानी को कदीम मंदिर का एक पुराना नक्शा देता है। कभी लौट के आई बेटी तो फिर बताना, क्या देखा, क्या पाया। रानी नक्शे के मुताबिक जंगल की तरफ बढ़ती है। वो नदियां पार करती है। सांपों से भरा दलदल अबूर करती है और आखिरकार गार के दरवाजे पर पहुंचती है। मंदिर आधा टूटा हुआ है। बीच में एक रोशनी सीधी छड़ी पर पड़ रही है। जैसे ही रानी कदम बढ़ाती है, पीछे से अंधेरा फैलने लगता है। रानी को एहसास होता है कि कोई साया है जो उसके पीछे चल रहा है। रानी डर जाती है। वो छड़ी के करीब पहुंचने ही वाली होती है कि हवा से मनके बजते हैं और एक अजीब सी घुंघरू की आवाजें सुनाई देती हैं। रानी डरकर वहां से वापस पलट जाती है। रानी थकी हुई महल वापस आती है। वो बहुत उलझन में थी। खामोशी से वो अपने कमरे में चली जाती है। रात की तारीकी में रानी बैठी सोच रही होती है। वो छड़ी इतनी करीब थी, मगर वो साया, वो कौन थी? और ये सब क्या वाकई ही मेरे लिए है? ऐसे ही रानी सारी रात इस बारे में सोचती रहती है। अगले दिन भी रानी किसी से कुछ कह नहीं पाती। वो दोबारा से साधु बाबा के पास जाने का इरादा करती है। रानी दोबारा उसी जंगल के रास्ते पर जाती है और वो बाबा को तलाश करती है। आग जल रही थी। बाबा भी अपने ध्यान में बैठे हुए थे। तभी रानी आहिस्ता से बोलती है, बाबा, मैं वापिस आ गई हूँ, लेकिन वहाँ कोई साया था जिसने मुझे छड़ी तक पहुँचने नहीं दिया। बेटी, वो साया नहीं था,
बल्कि एक कदीम जादूगरनी थी जिसे छड़ी की हिफाजत का शाप मिला है। तो पापा मुझे क्या करना होगा? तू अकेली गई थी, इसीलिए वो तुझे दिखाई दी। अब ये ले, ये है खामोश मोती, इसे गले में पहन और वो तुझे देख ना पाएगी, मगर ख्याल रख आवाज तेरी फिर भी ना निकले। साधु बाबा रानी को काले मोतियों का हार देता है। रानी वो काले मोतियों का हार अपने गले में पहन लेती है और फिर खामोशी से दोबारा गार की तरफ जाती है। रानी फिर से वही 3 नदियां पार करती है और दलदल भी। जैसे ही रानी मंदिर के दरवाजे पर पहुंचती है, जादूगरनी वहीं खड़ी थी, लेकिन इस बार इसकी नजरों को वो रानी नजर नहीं आती। बिना कोई खौफ और डर के रानी छड़ी के पास जाती है। रानी वो छड़ी उठा लेती है। मंदिर अचानक हिलने लगता है, लेकिन फिर सब कुछ पुरसुकून हो जाता है। रानी वापस मुड़ती है और मंदिर छोड़ देती है। पीछे खड़ी जादूगरनी इसे महसूस नहीं कर पाती। रानी खामोशी से महल वापस आती है। छड़ी को एक खूबसूरत संदूक में रख देती है। 1-2 दिन तक रानी किसी से कुछ नहीं कहती। एक दिन वो बागीचे में टहल रही होती है और कुछ सोचती है। क्या राजा को बताना ठीक होगा? वो मुझ पर यकीन करेंगे या नहीं, या फिर मुझे पागल समझेंगे? एक रात रानी फैसला कर ही लेती है कि वो अब महाराज को सारी बात बता देगी। अगली सुबह रानी शाही इजलास के बाद राजा से मिलती है। वो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बताती है। वो महाराज को साधु बाबा, जादुई छड़ी, मंदिर, जादूगरनी और मोती के बारे में सब कुछ बताती है। ये क्या कह रही हो रानी साहबा? छड़ी, जादू, ये सब कहानियां हैं। मेरी सल्तनत मंतिक से चलती है, मुझसे से नहीं। मुझे मालूम था आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन वो छड़ी मेरे कमरे में ही है और मैं इसका करिश्मा दिखा सकती हूँ। रानी की ये बात सुनकर राजा खामोश हो जाता है। राजा दरबार में रानी के साथ आता है। रानी एक सूखा हुआ पौधा रख देती है, फिर उस छड़ी को अपने हाथ में लेकर एक मंत्र पढ़ती है जो साधु बाबा ने उसे सिखाया था। छड़ी से हल्की नीली रोशनी निकलती है और देखते ही देखते सूखा हुआ पौधा हरा हो जाता है। दरबार में ये सब देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। महाराज बोलते हैं, रानी साहबा, आप सच कह रही थी। हमें तो अपनी आंखों पर अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है। महाराज, सच कह रही थी। जो चिंता मुझे सबसे ज्यादा थी अब वो खत्म हो गई है। अगर इस साल हमारी सल्तनत में सूखा या कहत आ गई तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। दरबार में बैठे सभी लोग रानी की हिम्मत पर वाह वाह करते हैं। एक दिन महल में एक नई नौकरानी आती है। उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं थी। वो बार बार रानी के कमरे की तरफ जाती है। रानी को नई नौकरानी पर कुछ शक सा होता है और वो अचानक साधु बाबा की दी हुई मोती वाली माला पहन लेती है। माला के पहनते ही नौकरानी की शक्ल बदल जाती है और वो जादूगरनी में बदल जाती है। ये देखते ही रानी बगैर घबराए वो जादू की छड़ी उठाती है और जोर से बोलती है, तेरा वक्त पूरा हुआ जादूगरनी।
छड़ी से एक नीली किरण निकलती है और जादूगरनी पत्थर में बदल जाती है, जिसे बाद में वो पत्थर महल के बाहर फेंक दिया जाता है। इस हौसले और हिम्मत पर महाराजा दरबार में सबके सामने रानी की तारीफ करते हैं। मुझे तुम पर फख्र है रानी साहिबा। तुमने जो हौसला दिखाया वो कोई सिपा सलार भी नहीं दिखा सकता। मुझे तुम पर गर्व है मेरी महारानी। ये कहानी है एक छोटे से गांव हरिपुर की, जहां ईमानदारी और सादगी से लोग जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन हर गांव में एक ऐसी कहानियां होती हैं जो हमें जिंदगी का सबक सिखाती हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही गांव की है, जहां एक घटना ने सबकी सोच बदल दी और सबको ये बात समझ में आ गई कि नसीब से बड़ा कर्म होता है। इसी गांव में एक चंदन नाम का किसान अपने माँ बाप के साथ रहता था। वो कड़ी मेहनत करके फसलें उगाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा था। चंदन बेटा, तेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है। वैद्य जी ने समय पर दवाई लेने को कहा है और साथ में कुछ अच्छा खाने को भी कहा है। चंदन बेटा, मेरे जोड़ों में भी अब दर्द बढ़ गया है। किसी तरह से तुम पैसों का बंदोबस्त कर दो बेटा, ताकि मैं तुम्हारे पिता का इलाज करवा सकूं। माँ, इस बार जैसे ही फसल अच्छी होगी मैं उन्हें महंगे दामों में बेचूंगा। मैं पिताजी और आपका बढ़िया इलाज करवाऊंगा ताकि आप दोनों पहले की तरह स्वस्थ और खुश रहें। बेटे, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारे पिताजी जल्दी ठीक हो जाएं और हम सब पहले की तरह खुशहाल जीवन गुजारें। ठीक है माँ, मैं अब काम पर जा रहा हूँ। आप अपना और पिताजी का ख्याल रखना। फिर चंदन खेतों की ओर निकल जाता है। वो जानता था कि उसकी परिवार की जिम्मेदारी उसी पर है, इसीलिए वो कड़ी से कड़ी मेहनत करने के लिए भी तैयार हो जाता है। इस बार मुझे हर हाल में अच्छी फसल उगानी होगी। अगर फसल खराब हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं बचे कि मैं दोबारा फसल उगा सकूं। फिर चंदन अपने खेतों में पूरे मन से काम करने लगता है। तभी उसके गांव का एक पुराना दोस्त उसके पास आता है। वो चंदन को खेतों में काम करते हुए देखता है और कहता है, अरे चंदन, इस बार तू तो बड़ी मेहनत कर रहा है। क्या कोई खास वजह है? कुछ नहीं मोहन, मैं बस दोबारा इन बीजों को खेत में बो रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी उगेगी। चंदन, ये तो मुझे भी दिखाई दे रहा है कि तुम बीजों को बो रहे हो। तुम्हें तो पता है चंदन, कभी तेज धूप पड़ती है तो कभी तेज बारिश हो जाती है। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे हालात में तुम्हारी फसल उग जाएगी? हाँ, मुझे ऊपर वाले पर पूरा विश्वास है। इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी उगेगी। चंदन पूरे आत्मविश्वास से कहता है। ये कहते हुए वो फिर से अपने कामों में लग जाता है। चंदन की बात सुनकर उसका दोस्त मोहन नाराजगी सा मुंह बनाता है और वहाँ से चला जाता है। चंदन अपने खेतों का काम खत्म करके अपने घर की ओर लौट जाता है। जैसे ही चंदन घर में आता है तो उसकी माँ उसे कहती है, चंदन बेटा, तू आ गया। आज बहुत देर हो गई, तो थक गया होगा ना मेरे बेटे। हाँ माँ, खेतों में आज बहुत काम था। फिर चंदन ने थकान भरी आवाज में अपनी माँ से कहा, माँ, अगर घर में कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे दो। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। चंदन की माँ ने भारी मन से अपने बेटे की ओर देखा और धीमी आवाज में बोली, बेटा, तू तो जानता है जब से तेरे पिताजी बीमार हो गए हैं तब से हमारे हालात बहुत खराब हो गए हैं। घर को चलाना अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जो थोड़े पैसे मेरे पास बचे थे उनसे मैं तेरे पिता की दवा ले आई हूँ। और बेटा, जो रात का बचा हुआ खाना था वही मैंने तुम्हें सुबह दे दिया। अब घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है। जब चंदन की माँ उसे सारी बात बताती है तो चंदन का मन बहुत भारी हो जाता है, मगर वो अपनी माँ की मजबूरी समझ रहा था। वो बिना कुछ कहे ही सो जाता है। वो हालात को देखकर भूखा ही सो जाता है।
कुछ दिन इसी तरह से गुजरते हैं, मगर चंदन हार नहीं मानता और अपने माता पिता की देखभाल के लिए वो दूसरों के खेतों में भी काम करने लग जाता है। वो दिन भर कड़ी मेहनत करके कुछ पैसे कमाता, जिससे वो अपने घर का खर्चा चला सके और अपने पिता की दवाइयाँ भी ले सके। साथ में वो अपनी खेतों में उगी हुई फसलों का भी ख्याल रखता था। वो हर हाल में अपनी किस्मत को बदलने की ठान चुका था। ऐ ऊपर वाले, आपकी कृपा से हमारी फसलें बहुत अच्छी उग रही हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में मुझे इनका बहुत अच्छा फायदा होगा। चंदन अभी अपने मन में ये बातें सोच ही रहा था कि उसका दोस्त मोहन फिर से आ जाता है। वो चंदन के पास आकर हल्की मुस्कान से कहता है, अरे चंदन, क्या बात है, तो किस सोच में डूबा हुआ है? तभी मोहन की नजर चंदन की फसल पर पड़ती है। अरे वाह चंदन, तेरी फसल तो बहुत अच्छे से उग रही है। सच में दोस्त, तेरा नसीब तो इन दिनों बहुत चमक रहा है। एक तरफ तो दूसरों के खेतों में काम कर रहा है और दूसरी ओर तेरी अपनी फसल बहुत अच्छी उग रही है। हमें ही देख लो, हमारी फसलें तो उगी ही नहीं रही। चंदन यार, ये तो बता, आखिर तुझे ऐसा क्या राज पता है जो हमें नहीं पता? अरे मोहन भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो सब मेरी मेहनत का नतीजा है। अगर दूसरों के खेतों में काम करने की बात है, अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो अपने माता पिता का इलाज कैसे करवा सकूंगा? अपने माता पिता के लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं सब करूंगा। चंदन अभी मोहन से ये बातें कर ही रहा था कि अचानक आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं। तेज हवा चलने लगती है और देखते ही देखते मौसम पूरा बदल जाता है। चंदन और मोहन हैरान होकर आसमान की ओर देखते रहते हैं। कुछ ही लम्हों में तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिससे खेतों की मिट्टी फैलने लगती है और चारों ओर पानी भर जाता है। चंदन की मुश्किल बढ़ जाती है क्योंकि उसकी फसलों के लिए ये बारिश नुकसानदायक थी। मोहन चंदन के खेतों की ये हालत देखकर हल्की मुस्कान के साथ चंदन से कहता है, अच्छा चंदन यार, अब मुझे चलना चाहिए, कहीं ये बारिश और ज्यादा ना हो जाए। तुम अपनी फसल का ध्यान रखना। ये कहकर वो हंसते हुए वहाँ से चला जाता है, लेकिन चंदन के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो जाती हैं। वो मूसलाधार बारिश को देखकर बहुत घबरा जाता है। बारिश इतनी तेज हो जाती है कि खेतों में पानी भरने लगता है। चंदन बेबस खड़ा हुआ ये सब देखता रहता है और कुछ ही देर में उसकी सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। मैं बर्बाद हो गया, मेरी कई महीनों की कड़ी मेहनत जाया हो गई। मैंने दिन रात इस फसल के लिए मेहनत की थी, लेकिन अब सब खत्म हो गया। आखिर मेरे साथ ही ये सब क्यों हुआ? ये कहते हुए चंदन भारी मन से अपने घर की ओर चला जाता है। चंदन घर जाकर निराश हो जाता है। तभी चंदन की माँ वहाँ आती है। वो चंदन को निराश देखकर बोलती है, बेटा चंदन, क्या हुआ, तुम निराश क्यों हो? माँ, मेरी सारी मेहनत बर्बाद चली गई। खेतों में जो कुछ भी था सब खत्म हो गया। बारिश ने मेरी फसलों को बर्बाद कर दिया। माँ, अब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा और पिता की दवा लेने के लिए भी कुछ नहीं है। माँ, मैं सच में बहुत परेशान हूँ। फिर चंदन की माँ उसे समझाने लगती है, बेटा, मैं जानती हूँ ये बहुत बड़ा नुकसान है, मगर तू हिम्मत ना हार। परेशानियाँ ऐसे ही आती हैं, मगर जो इनसे लड़ता है वही आगे बढ़ता है। माँ, मगर मैं आगे क्या करूँ? मेरे पास तो खेत में दोबारा से फसल लगाने के लिए पैसे नहीं हैं। माँ, मेहनत करने की ताकत तो है मुझ में, मगर हालात मेरे खिलाफ हैं। बेटा, जब हालात बहुत खराब हो जाते हैं तो इंसान को और भी ज्यादा मजबूत बनना पड़ता है। तुझे गांव के मुखिया जी के पास जाकर मदद मांगनी चाहिए। अगर कुछ दिनों के लिए तुझे दूसरों के खेतों में काम करना पड़े तो इसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती। चंदन थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ, आप ठीक कह रही हो, मैं कोशिश करूँगा, मैं हार नहीं मानूंगा। बेटा,
तू बहुत बहादुर है। ऊपर वाला तुझे तेरी मेहनत का जरूर फल देगा। चंदन अगली सुबह एक नई शुरुआत करने का फैसला करता है। वो गांव में जाकर काम ढूंढने की योजना बनाता है। चंदन दिन भर दूसरों के खेतों में काम करता और रात को वो अपने खेत की देखभाल करता। धीरे धीरे चंदन की मेहनत रंग लाने लगी। इस बार उसने मौसम को देखकर अपनी फसल को उगाने के नए तरीके सीखे, जिससे उसका नुकसान कम हो। कुछ ही महीनों बाद उसकी फसल पहले से भी बहुत अच्छी उगी थी। जब कटाई का समय आया तो उसकी फसल ने उसे बहुत मुनाफा दिया। उसने अपने घर के सारे खर्चे उठाए और अपने पिता का इलाज भी करवाया। गांव के लोग चंदन की मेहनत को देखकर हैरान थे। चंदन ने ये साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।